विद्यार्थियों, आप कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए आरोह भाग 2 के अंतर्गत पाठ्यक्रम का हिस्सा एक कविता है कुंवर नारायण जी की कविता के बहाने शीर्षक में। उसी की चर्चा मैं भाव और व्याख्या के रूप में कर रहा हूँ। भाव स्पष्टीकरण और व्याख्या समझाने के पहले हम निदा फाजली जी का आभार प्रकट करें कि उन्होंने हम सब के लिए बहुत कुछ प्रेरणादायक लिखा है। उन्हीं की कुछ प्रेरक पंक्तियों को आपके सामने रखकर उनका आभार जताते हुए मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। आपने लिखा था कि कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, कोशिश भी कर उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर। यानी भाग्य, बिना कोशिश के भाग्य तलाश करना मनुष्य को असफलता से अधिक जोड़ेगा। तो मनुष्य को सबसे पहले अपनी कोशिश करनी चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए और एक रास्ते का जो उसे लक्ष्य की तरफ ले जा सकता है उसका चुनाव करना चाहिए। उसके बाद तो इस कुल मिला के रास्ते का चुनाव करना, उम्मीद रखते हुए कोशिश करना, उसके बाद भाग्य को तलाशना मूल रूप से हितकारी माना जाएगा। शुरुआत करते हैं आप कुंवर नारायण जी की जो रचना आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है उसकी, जिसका शीर्षक है कविता के बहाने। पहला प्रश्न यहाँ पर बनता है कि कविता के बहाने शीर्षक रचना कुंवर नारायण जी की कौन सी रचना संग्रह का हिस्सा है। तो उत्तर होगा ये इन दिनों काव्य संग्रह का हिस्सा है। अब विचार करते हैं कि हर एक रचना में कभी न किसी बात को स्पष्ट करना चाहता है, कुछ बातें हमारे सामने रखना चाहता है। तो प्रश्न यह है कि मूल कथ्य के रूप में इस कविता के बहाने शीर्षक रचना के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं क्या स्पष्ट करना टाइटल में। कविता के वजूद को लेकर आशंकित विज्ञजनों को आश्वस्त करना। यानी यहाँ चारों तरफ मशीनीकरण का दौर है, यांत्रिकता का दौर है। ऐसे दौर में कुछ हिंदी साहित्य प्रेमियों को, कविता के प्रेमियों को मन में एक आशंका है कि इस मशीनीकरण के दौर में कविता का, साहित्य का, काव्य का अस्तित्व क्षीण हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो कवि इस रचना के माध्यम से इस प्रकार आशंकित रहने वाले विज्ञ विद्वान जनों को एक आश्वस्त करना चाह रहे हैं कि भले ही कैसा भी दौर आए, लेकिन कवि द्वारा लिखित कविताओं का, साहित्य का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। क्योंकि जब जब सृजन यानी रचनात्मक ऊर्जा व्यक्ति के अंदर होगी, वह रचनात्मक ऊर्जा अनेक प्रकार के बंधनों को खुद तोड़कर विशेष प्रकार के सृजन के कार्य की तरफ मनुष्य को धकेल देगी। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक बात और रखी है, यांत्रिकता यानी मशीनीकरण के दौर में भी कविता का अस्तित्व बना हुआ है, इसको समझाना कवि का उद्देश्य है। कवि ये भी समझाना चाह रहे हैं कि जहाँ सृजन की संभावना है वहाँ कविता यानी रचना आकार ले लेती है, ये बताना भी कवि चाहते हैं। मतलब जहाँ रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन स्वतः टूट जाते हैं। जैसे अंत में आप बालकों के खेल का उदाहरण इस संदर्भ में कवि के द्वारा महसूस करोगे। यहाँ पर एक बात और है, ये जो विभिन्न प्रकार के सृजन में बाधक बंधन है, चाहे वो घर की सीमा का बंधन हो, भाषा का बंधन हो, या समय की सीमा का, या अन्य किसी प्रकार का बंधन हो, जब रचनात्मक ऊर्जा जन्म लेती है तो ये सारे बंधन, चाहे घर की सीमा हो, चाहे भाषा हो, चाहे समय की विशेष प्रकार का एक बंधन का प्रारूप हो, सभी अपने आप में नष्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आइए शुरुआत करते हैं अपने आप में कि किस प्रकार हम आगे बढ़ें इस कविता में। तो 3 जो हिस्से इस कविता के हैं, मैं पहले हिस्से की चर्चा कर रहा हूँ। आप पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करते हुए भी मेरी इस बात को सुन सकते हैं, स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भी मेरी इस बात को सुन सकते हैं। कवि कुंवर नारायण जी ने लिखा है, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं। तो उत्तर यही है कि कविता के माध्यम से कवि अनेक प्रकार की चीज़ों का, संज्ञाओं का, भावनाओं का जिक्र करता है, समाज के यथार्थ का जिक्र करता है। इसी क्रम में
कभी-कभी अपने रचनाओं के माध्यम से प्रकृति, प्राकृतिक सौंदर्य और अनेक प्रकार के जीव-जंतुओं की विभिन्न प्रकार की हलचल का व्यवहार प्रणाली का ज़िक्र करता है। कहने का तात्पर्य है कुछ कवि अपने आप में चिड़िया कैसे उड़ान भरती है, उसके उड़ान की विशेषता बताने के लिए अपने आप में कविता लिखता है। तो उसी से जुड़ी बात यहाँ पर कवि ने कही है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, यानी चिड़िया की उड़ान का जिक्र करके उस बहाने से कवि स्वयं अपनी कविता को उड़ान देने की कोशिश करता है। कवि स्वयं कविता के पंख लगाकर साहित्य जगत के आसमान में असीम ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए एक विशेष प्रकार की उड़ान भरता है। तो पहले में कवि ने यही कहा कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। अब वो अंतर बता रहा है कि चिड़िया की उड़ान में और कविता की उड़ान में क्या अंतर है, क्या समानता है, उसका जिक्र कवि ने किया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। भला चिड़िया क्या जाने, इसका तात्पर्य है कि कविता के जो उपकरण होते हैं, अब कविता के उपकरण आप सामने देख पा रहे हो। कवि अपनी रचनाओं में जड़ तत्वों का भी उल्लेख करता है, चेतन तत्वों का भी उल्लेख करता है, अतीत, वर्तमान, भविष्य, हर काल से जुड़ी बात कहता है। तो ये जो तत्व है, उसी तत्वों में से एक तत्व है चिड़िया की उड़ान। लेकिन कवि ने कहा है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, यानी चिड़िया कभी भी कविता की उड़ान के महत्व को, उसके स्वरूप को, उसकी प्रासंगिकता को समझ नहीं पाती है। ऐसा कवि ने क्यों कहा, इसी आगे कुछ पंक्तियों में कवि स्वयं इसका उत्तर दे रहे हैं। कवि ने लिखा कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। माने का मतलब इम्पोर्टेंस, महत्व, चिड़िया क्या जाने। यानी कवि यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि चिड़िया भी अपने आप में उड़ान भरते हुए कभी इस घर चली जाती है, कभी उस घर जाती है, कभी घर से बाहर चली जाती है, कभी घर के भीतर लौट आती है। ठीक इसी तरह कवि भी कविता के पंख लगाकर देश काल की सारी सीमाओं के बंधन को तोड़कर संपूर्ण मानव समाज में विचरित अपना वितरण करता रहता है। अपनी काव्य रस का कवि स्वयं विचरण करता रहता है, अलग अलग समाज के बीच में अपनी कविता के जरिए अपने महत्व को उजागर करता रहता है। लेकिन चिड़िया इस घर उस घर, बाहर भीतर संपूर्ण दिशाओं में भले ही उड़ान बढ़ती रहती है, लेकिन कविता की उड़ान उसकी उड़ान से भिन्न इसलिए है, जैसे कवि ने लिखा यहाँ पर कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने। यानी कवि क्या करता है, कविता के पंख लगाकर उड़ना, साहित्य जगत में प्रसिद्ध होना, साहित्य जगत के आसमान में असीम ऊंचाइयों तक उड़ान भरने की कवि सफलतम कोशिश करता है। और कवि का इस प्रकार कविता के पंख लगाकर उड़ने का महत्व चिड़िया जानते नहीं है। उसका कारण क्या है, तो इसका कारण कवि संकेत कर रहे हैं कि चिड़िया की उड़ान ससीम है, एक निश्चित सीमाओं के बंधन में बंधी हुई है। लेकिन कविता के पंख लगाकर कवि जो उड़ान भरता है वह उड़ान असीम है, उसमें किसी प्रकार की सीमाओं का बंधन बाधक नहीं बनता है। इसीलिए कवि ने यहाँ पर कहा कि कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। यानी कुल मिलाकर रचनाकार इस पैराग्राफ में ये कहना चाह रहे हैं कि कविता में कवि चिड़िया के उड़ान का जिक्र करके निस्संदेह पाठक वर्ग के सामने तो ये दर्शाने की कोशिश करता है कि प्रकृति के तत्व के रूप में चिड़िया की उड़ान का उसने जिक्र किया है, लेकिन वास्तव में वह उसके माध्यम से स्वयं उड़ान भरने की कोशिश करता है। और कवि ने यह भी स्पष्ट किया है कि कविता के जो उपकरण होते हैं वो केवल एक माध्यम होते हैं, जिसके जरिए कवि क्या करता है, अपने आप में साहित्य जगत के आसमान में असीम ऊंचाइयों को छूने के लिए उड़ान भरता रहता है। तो इस प्रकार कवि ने इस पैराग्राफ में स्पष्ट करने की कोशिश की है कि चिड़िया, पशु पक्षियों की दिनचर्या, व्यवहार प्रणाली पर कवि अनेक प्रकार की कविताएं करता है, लेकिन चिड़िया की उड़ान ससीम है, एक निश्चित सीमा और परिधि में होती है। लेकिन कविता के पंख लगाकर कवि जो उड़ान भरता है वो बाउंड्री लेस है, असीम है, उसका कोई निश्चित बंधन नहीं है। और इस बात को चिड़िया कभी समझ नहीं पाती है। अब इस पैराग्राफ का भाव यही है कि
चिड़िया की उड़ान ससीम होती है और कविता की उड़ान असीम होती है। कविता के पंख लगाकर कवि जो उड़ान भरता है वह असीम उड़ान है, उसके कोई बंधन नहीं है। कवि ये भी कहना चाह रहा है कि कवि की कल्पनाओं, भावनाओं और लोक प्रसिद्धि की उड़ान कैसी होती है? असीम। असीम, ये शब्द आप यहाँ पर इसको पढ़िएगा कि कविता, यहाँ पर आपके सामने मैं पूरी बात रख रहा हूँ। लोक प्रसिद्धि की उड़ान असीम होती है, इस बात को आप ध्यान से सुने। अब आगे अगले पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाह रहा है। जैसे यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है, अब जिक्र करना चाह रहा है कविता में विषय वस्तु के रूप में फूलों का खिलना, फूलों का महकना, जो कविता की विषय वस्तु के रूप में कवि अपने पाठक वर्ग के सामने रखता है, उसी से जुड़ी बात यहाँ पर कवि कह रहा है। कुंवर नारायण जी कहते हैं कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कवि अपनी रचनाओं में फूलों के खिलने, महकने आदि के प्रसंग को निस्संदेह कविता की विषय वस्तु के रूप में उजागर करता है। लेकिन नारायण जी ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, यानी कवि भले ही अपनी कविता में फूलों के खिलने का जिक्र करता है, लेकिन वास्तव में वो किसके खिलने का संकेत करना चाह रहा है? कविता के खिलने का संकेत करना चाह रहा है। अब यहाँ पर भी फूलों के खिलने और कविता के खिलने में अंतर की तरफ इशारा करते हुए कुंवर नारायण जी ने कहना चाहा है कि कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि फूल कभी भी कविता के खिलने के महत्व को, उसकी इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं समझ पाते हैं? कवि जिक्र करें यहाँ पर, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। यानी सीधा इन अंतिम 4 पंक्तियों से कवि ने संकेत करना चाहा है कि कविता एक ऐसा पुष्प है जो एक बार जब खिलता है तो उसकी महक बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी संपूर्ण समाज, अनेक देशों तक उसकी महक पहुंच जाती है। और कविता एक ऐसा फूल है जिसके खिलने के बाद वह कभी मुरझाता नहीं है, जबकि प्रकृति में जितने भी फूल हैं निस्संदेह जब वे खिलते हैं तो उसकी महक बाहर भीतर इस घर उस घर सबको महका देती है, लेकिन वो खिलने के बाद अंत में मुरझा जाते हैं। लेकिन कविता एक ऐसा फूल है जो बिना मुरझाए लगातार महकती रहती है। और कविता के बिना मुरझाए महकने के माने यानी महत्व को खिलने वाले फूल कभी जानते नहीं है। यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं, तो आप मूल भाव इसका पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कवि कविता के जरिए अमरता को पा लेता है और कविता का अस्तित्व भी अमर हो जाता है। कविता का जो महकना है, कविता की जो सुगंध है, उसको आप काव्य रस के रूप में महसूस कर सकते हैं। यानी कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रस से पाठक वर्ग को, श्रोता वर्ग को सराबोर करने की कोशिश करता है। ऐसे में कविता का रस पाठकों व श्रोताओं को दीर्घकालीन आनंद देता है। तो कविता एक ऐसा फूल है, नंबर 1, जो एक बार खिलने के बाद मुरझाता नहीं है, यानी किसी भी रचना का महत्व समाप्त नहीं होता है। नंबर 2, कविता का महकना, यानी कविता में जो रस होता है, आनंद तत्व होता है, वह लगातार पाठक वर्ग और श्रोता वर्ग को आनंद से सराबोर करता रहता है। तो इस प्रकार कवि ने यहाँ पर जिक्र किया है। पहले तो कविता की तुलना यहाँ पर फूलों से की है और लेकिन विशिष्ट अंतर बताने की कोशिश की है। तो कवि ने यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहा है कि फूलों के खिलने के स्वरूप और प्रक्रिया का कोई साहित्यकार अपनी कविताओं में जिक्र करता है, लेकिन फूलों के बहाने वास्तव में उसकी कविता खिलती रहती है, उसकी कविता महकती रहती है और उसकी कविता का महकना बिना मुरझाए होता है। यानी उस कविता का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। वह कविता देश काल के सारे बंधन से, यानी क्षेत्र, प्रदेश, देश, महाद्वीप, सारी सीमाओं के बंधन तोड़कर संपूर्ण विश्व के मानव समाज को अपने रस से सराबोर करती रहती है। यही बात यहाँ पर कवि बताना चाह रहे हैं कि कविता और फूल के खिलने में क्या अंतर है।
अब अंतिम बात यहाँ पर आपके सामने कवि ने रखी है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। क्या कहना चाह रहे हैं कवि? ऊपर वाले दो अंशों में तो आपने पढ़ा कि चिड़िया की उड़ान और कविता के जरिए कवि की उड़ान, दोनों में रात दिन का अंतर है। फिर हमने दूसरे अंश में पढ़ा है कि फूलों के खिलने और कविता के खिलने, कविता के महकने, दोनों में रात दिन का अंतर है। लेकिन तीसरे इस अंश में आप ध्यान केंद्रित करना बच्चों कि रचनाकार ने यहाँ पर मुख्य रूप से बच्चों के खेल को और कविता लिखने के काम को, दोनों को एक समान बताया है। और एक समान क्यों बताया है? कवि ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे खेल खेल में कल्पनाशील होकर समाज के अलग अलग लोगों, अलग अलग घरों में, अलग अलग समाज के लोगों में एकता का संचार करते हैं। खेल खेलने वाले बच्चों की कोई सीमाएं निश्चित नहीं होती है। कभी वो अपने घर से बाहर चले जाते हैं, कभी घर के भीतर आ जाते हैं, कभी इस घर चले जाते हैं, कभी वह उस घर चले जाते हैं। तो हर प्रकार के घर निश्चित रूप से उनके खेल के मैदान की तरह वे उपयोग में लेते हैं। और ऐसा लगता है कि मानो वे बच्चे खेल खेल में सारे घरों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों द्वारा खेल खेल में सब घर को एक कर देने की जो माने यानी महत्व है, वो केवल बच्चे ही जानते हैं। और ठीक इसी तरह कभी भी अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक समरसता का संदेश देता है, समाज में एकता स्थापित करने का मैसेज देता है। तो कुल मिला के कविता के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से समाज को एकजुट करना, समाज के भेदभावों को मिटाकर समाज के सारे लोगों को एक ही स्थान पर खड़ा करके उनमें एकता का सूत्रपात करना निस्संदेह ठीक वैसा ही है जैसे बच्चे खेल खेल में विभिन्न प्रकार के वैमनस्य भाव से जुड़े लोगों, दुश्मनी के भाव से जुड़े लोगों को एक कर देते हैं, उनमें मैत्री का भाव स्थापित कर देते हैं। तो कवि ने अंत में लिखा है कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, केवल बच्चा ही जाने। बच्चे के अब रचनाकार ने मूल रूप से ये कहना चाहे कि बच्चे के खेल में कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। तो बच्चे के खेल में कोई सीमा निश्चित नहीं होती। ठीक इसी तरह कविता की भी कोई सीमा निश्चित नहीं है। लेकिन बच्चों का खेल हो या कवि का कवि कर्म करना हो, दोनों का एक ही प्रभाव पड़ता है, दोनों समाज में एकता स्थापित करते हैं। अब कवि यहाँ पर मूल रूप से एक बात आपके सामने जो भाव कहना चाह रहे हैं, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कि भाव यह है कि बच्चे और कवि सभी समाज में एकता का सूत्रपात करते हैं। दोनों क्या करते हैं? घर, देश, काल की सीमाओं के बंधन को तोड़कर सामाजिक एकता की स्थापना करते हैं। अब कुछ प्रश्नों पर अगर हम ध्यान केंद्रित करें तो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैं इसको थोड़ा सा आपके यहाँ से हटाकर यहाँ पर आप इसको पढ़ें। पहला प्रश्न, चिड़िया और कविता की उड़ान में अंतर क्या होता है? तो मूल अंतर यही होता है कि चिड़िया की उड़ान सीमाओं के बंधन में बंधी होती है, यानी चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। लेकिन कविता की उड़ान असीम होती है, असीमित होती है। कविता की उड़ान में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, कविता के पंख लगाकर कौन उड़ता है? तो मूल रूप से कवि ने संकेत करना चाहे कि कविता के पंख लगाकर निस्संदेह कवि स्वयं साहित्य जगत के आसमान में सफलता की असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए सफलतम उड़ान भरता है। तीसरा प्रश्न है, बिना मुरझाए महकने के माने से कवि क्या कहना चाहते हैं? तो कवि इससे ये कहना चाहते हैं कि फूल भले खिलने के बाद संपूर्ण वातावरण को महका देता है, लेकिन उसका अंत मुरझाने के साथ होता है। लेकिन कविता एक ऐसा पुष्प है जो एक बार अस्तित्व में आने पर, यानी एक बार लिखी जाने पर, एक बार खिलने पर निस्संदेह
अपने रस से संपूर्ण समाज को, देशकालीन परिस्थितियों को, वह कविता रूपी फूल अपने काव्य रस से संपूर्ण समाज को महकाती रहती है। उसका अस्तित्व कभी मुरझाता नहीं है, यानी कविता का महत्व कभी समाप्त नहीं होता है। तो कविता को मूल रूप से एक ऐसे पुष्प का दर्जा कवि ने यहाँ पर दिया है जो एक बार खिलता है तो लगातार समाज को महकाता रहता है। तो बिना मुरझाए ये जो महकाते रहने का गुण है वो कविता का है, साहित्य का है। उसी को संकेत करने के लिए कवि ने यहाँ लिखा है कि बिना मुरझाए महकने के माने केवल कविता ही जाने। कवि अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को काव्य रस से लगातार आनंदित करता रहता है। उनके काव्य रस का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता है। अब तीसरे प्रश्न पर ध्यान दें, कविता और फूलों के खिलने में क्या अंतर है। तो अभी जैसे मैंने बताया है कि फूलों का खिलना तो एक निश्चित समय होता है। खिलते ही वह संपूर्ण आसपास के वातावरण में अपने आसपास के वातावरण को अपनी महक से महकाते हैं, लेकिन उसकी अंतिम परिणति मुरझाने के रूप में होती है। यानी मूल रूप से फूलों का खिलना, आसपास के वातावरण को महकाना, उसका अंत मुरझाने के साथ होता है। लेकिन कविता एक बार कवि द्वारा लिखी जाती है, लेकिन उस कविता में जो काव्य रस होता है उसका आनंद अतीत, वर्तमान, भविष्य सारे कालों तक, हर देश काल परिस्थिति में, हर प्रकार के समाज के लोगों को प्रभावित करता रहता है। यानी काव्य का रस निस्संदेह लगातार समाज को प्रभावित करता रहता है। तो कविता का खिलना निश्चित सीमा के बंधन में नहीं बंधा है। कविता असीम बंधन को लेकर लगातार खिली रहती है, कभी मुरझाती नहीं है। अंत में देखो चौथा प्रश्न आपके सामने है। चौथा प्रश्न आपके सामने है, वो आपके सामने ये है कि बच्चों के खेल और कविता के खेल में समानता क्या है। ये जो आपके सामने आया है, तो हमने देखा कि दोनों के खेल में समानता यह है कि बच्चे अपने खेल के जरिए और कवि अपनी रचनाओं के जरिए समाज में एकता का संचार करते हैं। दोनों की, बच्चों की खेलने की सीमा और कवि की कल्पना करने की सीमा एक निश्चित परिधि में बांधी नहीं जा सकती है। दोनों संपूर्ण समाज के हर एक घर को अपने खेल से, अपनी रचनाओं से प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार दोनों में समानता यह है कि दोनों ही समाज में एकता का सूत्रपात करते हैं, समाज को एक करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।